हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जर्नल एंट्री के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वो भी देख लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी बुक टीएस ग्रेवाल +1 के होने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं आज के इस अपने वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, यानी कि हमें कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है, इसे हम लोगों को करना है जर्नलाइज। तो देखिए क्या लिखा है, पहली एंट्री लिखी है, पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है हमारी श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी कि श्याम नाम का एक व्यक्ति है जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका है। इंसॉल्वेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, यानी कि जब किसी बिजनेसमैन की जो हमारी एसेट होती है वो कम हो जाए और लायबिलिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, यानी कि वो अपना सब कुछ बेच करके भी अपनी लायबिलिटीज को राइट ऑफ ना कर पाए, चुका ना पाए, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना। तो इस केस के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो उसकी सारी संपत्ति को सीज कर लेती है, जब्त कर लेती है, और उसकी जितनी भी लायबिलिटीज होती है वो इक्वल रेशियो में बांट देती है, लेकिन वो पूरी नहीं मिल पाती क्योंकि एसेट कम थी और लायबिलिटी ज्यादा थी। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। तो श्याम इंसॉल्वेंट हो गया है, इसके आगे लिखा है ए फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन ऑफ 75 पैसे, यानी कि उसे 75 पैसे ही कंपनसेशन के तौर पे मिले हैं इन अ रुपए, यानी कि अगर 1 रुपया दिया है तो सिर्फ 75 पैसे मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 75% की रिकवरी हुई है इस केस के अंदर। वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर्स, ठीक है, ही ऑड अ डेट ऑफ 50,000 रुपीज, यानी कि 50,000 रुपए हमें श्याम से लेने थे, लेकिन वो हो गया इंसॉल्वेंट। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो हमें केवल 75% पैसा ही रिसीव्ड हुआ है, रिकवर्ड हुआ है। तो देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। पहली एंट्री है ये आपकी, देखिए आपको कैश मिला है, तो इसका मतलब क्या है, कैश अकाउंट तो डेबिट होने वाला है क्योंकि सारा पैसा नहीं मरा है, थोड़ा सा पैसा मरा है हमारा। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये रियल है और रियल में जो चीज आती है उसे डेबिट करते हैं, हमने पढ़ा था रूल्स में, गोल्डन रूल्स में। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना होगा अभी हम नहीं लिख रहे हैं। इसके साथ आपका कुछ पैसा मर भी गया है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो यहां पे आ जाएगा बैड डेट। इसे आप डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, बी साइलेंट होता है, डेट पढ़ेंगे, बैड डेट अकाउंट ऑल्सो डेबिट। इसके साथ में जो हमारा श्याम है वो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि वो है पर्सनल नेचर का और वो है गिवर। तो पर्सनल नेचर के अंदर जो गिवर होता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू श्याम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन श्याम को इस जगह हम करेंगे पूरे 50,000 रुपीज से क्रेडिट, क्योंकि इसका खाता क्लोज हो जाएगा हमारा 50,000 रुपए से। अब 50,000 में से केवल हमें जो रिसीव्ड हुआ है 75% हुआ है। तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था, परसेंटेज का जो भी वैल्यू होगी वो ऊपर लिखना है और डिवाइडेड बाय 100। 75% निकालना है, 75 ऊपर डिवाइडेड बाय 100, 0 से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यह आपका आ जाएगा 37,500, ठीक है। तो 37,500 रुपए आपको मिले होंगे, 37,500 रुपए आप मिले होंगे। अब 50 में से आप इसे क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका पता लग जाएगा कि आपको कितना लॉस हुआ है, ठीक है ना। कितना था ये, 50,000 था, ठीक है, यानी कि 12,500 रुपए। कितना आ जाएगा, 12,500 रुपए क्या हो जाएगा, बैड डेट में आ जाएगा, यानी कि इतने आपके कैश मिल चुके हैं, इतना आपका पैसा मर गया है, और टोटल जो श्याम था वो 50,000 से राइट ऑफ हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब बीइंग के अंदर आप क्या लिख दोगे, बीइंग के अंदर नरेशन के अंदर बीइंग करके आपको एक हेडिंग लिखनी होती है कि क्या एक्टिविटी हुई है, क्या ट्रांजैक्शन हुई है, इसके बारे में आपको अपने वर्डों में बना करके लिख देना है, लेकिन लिखना बहुत जरूरी होता है। तो एक मैं आपको बता देता हूं, बाकियों में आप अपने आप लिख लेना। आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं 75 पैसे, ठीक है, रिसीव्ड इन अ रुपए, ठीक है ना, इन अ रुपए फ्रॉम, नाम क्या था हमारा, श्याम। बस
इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी कंप्लीट हो जाती है फर्स्ट एंट्री। अब देख लेते हैं अपनी सेकेंड एंट्री। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या है जी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अ बैड डेट, रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 25,000 रुपीज। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पिछले साल हमारे बहुत सारे डेटर्स रहे होंगे, उसमें से एक डेटर ऐसा था जिसके ऊपर हमारे पैसे आ रहे थे 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए, लेकिन पिछले साल उसने वो पैसा नहीं दिया था और हमने ये मान भी लिया था कि वो पैसा हमारा मर गया है, अब हमें नहीं मिलेगा। हमने एंट्री भी कर दी होगी बैड डेट की, डेबिट कर दिया होगा उसे। लेकिन हुआ ये कि वो पिछले साल वाला बंदा वापस आ गया इस साल और उसने कहा ये लो जी आपके पैसे वापस, मैं कहीं चला गया था जिसकी वजह से मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था, पैसे भी नहीं दे पाया था, लेकिन मुझे बिजनेस करना है, तो ये लीजिए अपना पिछला बकाया, अब शुरू करते हैं बिजनेस। तो यानी कि आपका जो मरा हुआ पैसा था वो इस केस के अंदर वापस आ जाता है। तो वापस आ जाता है तो ये तो अच्छी बात है, आपके पास कैश आ जाएगा। तो कैश आ जाएगा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी एंट्री। सेकेंड एंट्री बी एंट्री जो है आपकी, इसके अंदर क्या होगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या आ गया है, कैश आ गया है। कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा जी, 25,000 रुपीज से हो जाएगा। इसके साथ साथ आप क्रेडिट किसे करोगे, क्या बैड डेट को कर दूं, क्योंकि पिछली बार बैड डेट डेबिट करा था तो इस बार क्रेडिट कर देता हूं तो हो जाएगा ना। नहीं, ऐसा मत करना। बैड डेट जो था वो एक सिंबल था किस चीज का, कि आपका पैसा डूब गया, मर गया। लेकिन जब आपको पैसा मिल जाता है तो इसके साथ एक वर्ड और जोड़ना होता है हमें, तो वो क्या होता है, वो होता है बैड डेट। एक वर्ड जो है वो है रिकवर्ड, ठीक है, क्योंकि अब आपने उसे रिकवर्ड कर लिया है। तो टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिटेड हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, जितने की रिकवरी हुई है, यानी कि 25,000 रुपीज की नरेशन में आप लिख देंगे, ठीक है, जो आपका पैसा मिल गया है इस तरीके से बना करके लिख देना आप, ठीक है ना, बैड डेट रिकवर्ड। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री के अंदर क्या लिखा है, रेंट ड्यू लैंडलॉर्ड, ठीक है, कितना है जी, 40,000 रुपए। यानी कि रेंट जो है ड्यू हो रहा था किस पे, लैंडलॉर्ड पे 40,000 रुपए का। यानी कि आपको रेंट देना था, आपने सर्विस उसकी कंज्यूम कर लिया, अब आपको पैसा देना था लेकिन आपने पैसा नहीं दिया है। तो इस केस के अंदर एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, देख लेते हैं। सी एंट्री हमारी बन जाएगी, क्योंकि रेंट एक खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो इसीलिए रेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, नॉमिनल नेचर का है ये, तो हम लिख देंगे जी रेंट अकाउंट डेबिट। कितना था, 40,000 रुपीज था। अब बात आती है कि क्रेडिट किसे किया जाए। तो भैया अभी तो यहां पे सिर्फ ये लिखा है कि ड्यू हुआ है रेंट, ये नहीं हुआ है कि आपने पेमेंट कर दी है। अगर आप पेमेंट कर देते तो टू कैश अकाउंट आ जाता, या फिर चेक देते तो टू बैंक अकाउंट आता, लेकिन पेमेंट तो की नहीं है। तो इस केस के अंदर हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्यों लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, क्योंकि ये अभी ड्यू है, बकाया है, अभी आपने दिया नहीं है, तो उसी का नाम होता है रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। यानी कि अभी आपको देना है, ये आपकी एक लायबिलिटी है, बढ़ गई है जो कि, तो इसीलिए इसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अमाउंट हमारी थी 40,000 रुपीज, नरेशन में आप लिख दोगे बीइंग रेंट ड्यू टू, ठीक है, लैंडलॉर्ड। तो इस तरीके से आपकी हो जाती है ये एंट्री कंप्लीट, जो कि थर्ड एंट्री थी। अब देख लेते हैं अपनी फोर्थ एंट्री। तो चलिए अब देखते हैं अपनी अगली एंट्री, फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, यानी कि ऑफिस का कुछ फर्नीचर था उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, कितने का हुआ है जी, 5,000 रुपए का हुआ है। तो बहुत इजी एंट्री है, देख लेते हैं सॉल्व कैसे करना है अभी से। ये है आपकी फोर्थ एंट्री, ठीक है, डी। अब चूंकि डेप्रिसिएशन जो होता है वो क्या होता है, एक खर्चा होता है, एक एक्सपेंस होता है, नॉमिनल नेचर का होता है, ये आपकी एसेट की वैल्यू को कम करता है, तो इस वजह से इसे हम कर देंगे डेबिट। डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा। अब बात आती है क्रेडिट किसे किया जाए। तो भैया ऑफिस का फर्नीचर था, उसकी वैल्यू कम हुई है, तो एसेट की वैल्यू कम हुई है, तो इस वजह से इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट बढ़ने को डेबिट करते हैं और एसेट घटने को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू ऑफिस फर्नीचर
एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, अकाउंट क्रेडिट कितना था, 5000 रुपीज था। इस तरीके से हम लिख देंगे, नरेशन आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री में क्या लिखा है, अगली एंट्री में लिखा है सैलरी ड्यू टू स्टाफ 50,000 रुपीज, यानी कि आपको सैलरी देनी थी लेकिन अभी आपने सैलरी दी नहीं है। तो दी नहीं है तो इस एंट्री को भी हम कर लेंगे, ठीक है ना। ई पॉइंट आ जाएगा हमारा, सैलरी आपकी ड्यू हो रही है तो सैलरी भी क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, और खर्चों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और चूंकि अभी आपने दी नहीं है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउट स्टैंडिंग अकाउंट। इससे पहले एंट्री में मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको लिखा था आउटस्टैंडिंग रेंट, उसे उल्टा कर लेना, रेंट आउटस्टैंडिंग लिखना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट जो थी हमारी वो कितनी थी, वो थी 50,000 रुपए। तो आप 50,000 रुपीज क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 रुपए से, और टू सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा हमारा 50,000 रुपए। इसके बाद नरेशन में आप लिख ही दोगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, बस खत्म, ठीक है। अब देखते हैं अपनी अगली एंट्री। चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री है हमारी एफ की, पेड इनकम टैक्स कितना, 1,50,000 रुपीज, यानी कि इनकम टैक्स पेड करा है आपने 1,50,000 रुपए। तो ज्यादातर स्टूडेंट इसकी एंट्री क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं। इसकी एंट्री ज्यादातर स्टूडेंट करेंगे कि इनकम टैक्स में मान लेंगे खर्चे को, और वो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट कर देंगे और कहेंगे कि पेमेंट कर दी है तो इसीलिए कैश चला गया होगा, तो टू कैश कर देंगे 1.5 लाख से। तो ये हो जाएगी गलत एंट्री। इसकी राइट एंट्री क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसकी राइट एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि ये इनकम टैक्स पेड कर रहा है। इनकम का मतलब जो इसकी खुद की कमाई है। तो बिजनेस से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, बिजनेस ने इसे कमा करके दे दिया होगा और अब इसने खुद की कमाई पे टैक्स पेड करा है। तो ये हो गई एक तरीके से ड्रॉइंग, क्योंकि वो अपनी इनकम का टैक्स पेड कर रहा है। इनकम का मतलब समझ रहे हो ना, जो उसकी पर्सनल थी। तो पर्सनल का मतलब ड्रॉइंग होता है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे टू क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश गया है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट हमारा। कितने से हो जाएगा जी, 1,50,000 रुपए से डेबिट और क्रेडिट हम कर देंगे। और नरेशन में आपको पता ही है क्या लिखना है, नरेशन में लिख देना आप बीइंग इनकम टैक्स पेड, ठीक है ना, या ड्रॉइंग मेड भी लिख सकते हो। चलिए ये हो गई आपकी एंट्री कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री है हमारी जी, यानी कि लास्ट एंट्री। रिसीव्ड कमीशन 25,000 रुपीज, यानी कि 25,000 रुपए कमीशन के मिले हैं आपको, लेकिन इसके अंदर कंडीशन रखी है हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, यानी कि आधी तो आपने कमा ली है और आधी आपको दी गई है एडवांस के तौर पे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसे तो प्राप्त हो गए ना 25,000 रुपए, तो ठीक है कर देंगे अब हम इसे। जी एंट्री के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, आपको पैसे तो प्राप्त हो गया है ना, तो आप लिख दो कैश अकाउंट डेबिट। कैश मिल गया है हमें, कितना मिल गया है जी, 25,000 रुपए मिल गया है, ठीक है। 25,000 रुपए आपको रिसीव्ड हो चुके हैं। आधे आपने कमा लिए थे, तो किस नाम से कमाए थे आपने, कमीशन के नाम से कमाए थे। कमीशन आपकी एक इनकम है, इनकम नॉमिनल नेचर की होती है, इसीलिए इसे क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर देंगे टू कमीशन अकाउंट। कितना आ जाएगा, 12,500 रुपए आ जाएगा, हाफ पेमेंट यही होगी इसकी। और जो हाफ बची है वो आपको एडवांस पे दी गई है, ठीक है, एडवांस पे दी गई है, तो वो भी आपकी इनकम तो है, लेकिन वो कौन सी इनकम है, वो एडवांस इनकम है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू कमीशन इन एडवांस अकाउंट। आप पूरा लिख लेना, ठीक है ना। तो ये भी कितना आ जाएगा, 12,500 रुपए। तो इस तरीके से ये आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, अच्छे या बुरे, कैसे भी उस पर काम किया जाएगा, ठीक है ना, इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है देखते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ऑफ सिंग इंटरप्राइजेज डेली, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन दी गई है किसकी दी गई है, सिंग इंटरप्राइजेज की दी गई है। तो चलिए पहली एंट्री पढ़ते हैं, 2018 की है, 1 जून की।
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने से 50,000 रुपीज से, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। तो ये तो बहुत ही इजी एंट्री हो गई हमारी। जो पहली एंट्री हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, आपके पास कैश आया है और बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पहली एंट्री तो बच्चा बच्चा जानता है क्या होने वाली है, ये हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस के अंदर पैसा लगाया गया है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था जी हमारा, अमाउंट था हमारा 50,000 रुपीज। 50,000 रुपये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और 50,000 रुपये क्या हो जाएंगे हमारे, क्रेडिट हो जाएंगे। और नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड या कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, कैसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, नरेशन के अंदर। अब देख लेते हैं अपनी सेकेंड एंट्री, लिखा हुआ है डिपॉजिट चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन फर्म्स अकाउंट, यानी कि अपने पर्सनल यानी कि सेविंग अकाउंट से निकाल करके फर्म के अकाउंट में पैसा जमा किया गया है। कितना किया गया है, 2 लाख रुपए। तो देखा जाए तो ये भी तो फिर से आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन इस बार आपने क्या कर दिया, आपने बैंक में पैसा डाल दिया है। तो इस बार एंट्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बैंक में पैसा जमा कराया गया है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसका नाम हम क्या रखेंगे, इसका नाम अगेन हम रखने वाले हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, 2 लाख रुपए की एंट्री थी आई थिंक, जी बिल्कुल 2 लाख रुपए की एंट्री थी। तो 2 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और 2 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी सेकंड एंट्री भी हो जाती है कंप्लीट विद नरेशन, ठीक है ना। इसका फॉर्मेट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, डेट भी आती है इसमें, डेबिट क्रेडिट का कॉलम भी बनता है, एलएफ भी बनती है, ठीक है। तो ये सब आप देख लेंगे, पिछली वीडियोस में समझाया गया है बहुत डीपली। अब तो मैं आपको सीधे सीधे जनरल एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ। तो ये 2 एंट्रीज हो जाती हैं कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री, से आप नोट कीजिए अपनी थर्ड एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, यानी कि राम से आपको कैश रिसीव्ड हुआ है। कितना हुआ है, 50,000 रुपये हुआ है। तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, आपको आपकी कैश रिसीव्ड हुआ है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैश अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ नाम आ रहा है तो यहाँ नाम के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, टू राम्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी थी आपकी, अमाउंट थी आपकी 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपये क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, एज वेल एज 50,000 रुपये हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन में क्या लिख देंगे हम, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब देख लेते हैं अगली एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि आपने माल खरीदा है कैश में 15,000 रुपए का। तो ये तो बहुत इजी एंट्री है। इजी एंट्री क्यों है, क्योंकि आपने माल खरीदा है, तो माल खरीदने को हम बोलते हैं परचेज, ठीक है, सिर्फ परचेज बोलते हैं। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैश में खरीदा है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। 15,000 थी वैल्यू, 15,000 थी, ठीक है। तो 15,000 रुपये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और 15,000 रुपये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप नरेशन में क्या लिख दोगे, बीइंग परचेज गुड्स, ठीक है, इस तरीके से। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू एमएस हरी सेल्स डेली 12,000 रुपीज। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे नाम आ रहा है, यहाँ पे कैश में नहीं आ रहा है। तो जहां जहां नाम होते हैं वहां मान के चलते हैं कि उधार की एंट्री है। तो माल बेचा है आपने, और किसे बेचा है, एमएस हरी को, ठीक है। कितने का बेचा है, 12,000 रुपए का। तो यानी कि आपके पास कुछ आया नहीं होगा, इस एंट्री के अंदर कुछ आया नहीं होगा, तो नाम तो आया है जी। तो फिफ्थ एंट्री के अंदर हम नाम लिख देंगे एमएस सिंह, ठीक है ना। अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि आपके पास से सेल हो चुकी है, आपने बेच दिया है माल, पैसा तो इन फ्यूचर मिल ही जाएगा, ये आपकी इनकम हो गई। तो टू सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जो हमारी अमाउंट थी वो थी 12,000 रुपीज। तो 12,000 रुपये इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री हो जाती है कंप्लीट, ठीक है ना। आप क्या लिख सकते हो नरेशन के अंदर, बीइंग सेल गुड्स टू एमएस सिंह, ठीक है। इस तरीके से आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। सिक्स्थ एंट्री क्या कह रही है, सिक्स्थ एंट्री में लिखा है पेड टू रामावतार 40,000 रुपीज, यानी कि आपने पेमेंट करी है किसको, रामावतार को 40,000 रुपए की। तो कोई दिक्कत नहीं है,
40,000 रुपये की आपने पेमेंट करी है, इसका मतलब क्या है, कैश आपके पास से चला गया होगा और किसके पास गया होगा, रामावतार के पास गया होगा। तो आप लिख दो रामावतार अकाउंट डेबिट, रामावतार अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब आप कहोगे डेबिट क्यों हो रहा है, तो सुनिए, ये है नाम, नाम मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब हमने रूल पढ़ा था कि डेबिट करेंगे द रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो यहाँ पे ये रिसीवर है, प्राप्त कर रहा है, तो इसीलिए इसे डेबिट कर रहा है, ठीक है। तो रामावतार अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू क्या कर देंगे, क्योंकि हमने कैश पेमेंट करी है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अमाउंट एक बार देख लेते हैं, अमाउंट कितनी थी हमारी, 40,000 रुपये की थी, तो 40,000 रुपये इसमें क्या कर देंगे हम, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नरेशन में आप क्या लिख देंगे, बीइंग पेमेंट टू रामावतार, इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है आपकी 6th एंट्री। इसे नोट कीजिए, फिर करते हैं अगली एंट्री। चलिए अब देख लेते हैं अपनी 7th एंट्री। 7th एंट्री में क्या लिखा है, रिसीव्ड फ्रॉम एमएस हरी सेल्स 10,000। देखिए ऊपर हमने क्या करा था, हरी को माल बेचा था 12,000 रुपये का, कैश आपको नहीं मिला था, लेकिन हरी जो है अब हमें पैसा दे रहा है कब, 6 दिन के बाद, यानी कि 17 जून को ये पैसा दे रहा है हरी, तो इस बार कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसे हमने पिछली बार डेबिट कर दिया तो इसे क्रेडिट कर देंगे, यानी कि रिसीव्ड हुआ है कितना, 10,000 रुपये। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। इस बार क्या हो जाएगा, 7th एंट्री के अंदर कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश आपको अब मिल गया है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। और किससे मिला है, टू हरी, यानी कि हरी क्या है, एक नाम है, नाम मतलब पर्सनल नेचर, यानी कि गिवर जो होता है उसे क्रेडिट करते हैं पर्सनल नेचर के अंदर। टू हरीज, एमएस हरी था, ठीक है, यहाँ लगा लेना एमएस हरी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा जी, 10,000 रुपये से हो जाएगा। नरेशन आप जानते हैं, आप लिख दे रहे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, कंप्लीट। 7th एंट्री हो गई है आपकी। अब देख लेते हैं अपना अगली एंट्री, बॉट फर्नीचर फ्रॉम SR फर्नीचर्स अगेंस्ट कैश। तो यहाँ नाम आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, लेकिन जब आगे पढ़ा तो आगे लिखा हुआ है कि ये कैश में ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है ना। तो फर्नीचर आपके पास आया होगा, आपने खरीदा है, और टू कैश यानी कि कैश गया होगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाएगी आपकी 22,400 रुपये से, ठीक है ना, 22,400 रुपये से। 8वीं एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर आपका आ जाएगा, तो फर्नीचर एक एसेट है तो इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आपके पास से क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। कितना था हमारा, 12,400 था आई थिंक, 12,400, ठीक है। तो 12,400 हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और 12,400 रुपये हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, ठीक है। ये हो जाती है एंट्री कंप्लीट, नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगली एंट्री। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री में क्या लिखा है, पेड रेंट, यानी कि आपने रेंट दिया है 28,000 रुपये। तो रेंट दिया है तो आपका ये एक्सपेंस हो गया, ठीक है, एक्सपेंस हो गया मतलब खर्चा हो गया, यानी कि खर्चा है तो नॉमिनल नेचर का, यानी कि डेबिट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। और आपके पास से पेमेंट हो गई है तो आप क्या लिख दोगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। ये हो जाएगा, अमाउंट है हमारा 28,000 रुपीज़ का, तो 28,000 रुपीज़ आपके डेबिट में आ जाएंगे और 28,000 रुपीज़ के आ जाएंगे क्रेडिट में आ जाएंगे। नरेशन में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, बीइंग पेड रेंट, ठीक है। अब देख लेते हैं अपनी लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री में क्या लिखा है जी, पेड सैलरी 50,000 रुपये, ठीक है। आपने सैलरी दी है तो सैलरी भी क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, यानी कि नॉमिनल नेचर का होता है, और सारे एक्सपेंस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे सैलरी भी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और टू हम कर देंगे कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश चला गया होगा, ठीक है ना। कितना था हमारा, 50,000 रुपये का अमाउंट था, तो 50,000 रुपये हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और 50,000 रुपये हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नरेशन के अंदर आप जानते हैं क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की सारी एंट्रीज आपको समझा दी गई हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन, नोट इट। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है जी, फॉलोइंग जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राकेश एजेंसीज। तो हमें कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है,
हमें इसे जर्नलाइज करना है, ठीक है, जो कि डेली के प्रोप्राइटर है श्री राकेश। तो पहली एंट्री देख लेते हैं, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज, यानी कि राकेश ने बिजनेस को स्टार्ट करा है 50,000 रुपए से करा है, ठीक है जी। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, अभी हमने देखा था बहुत सारी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। चलिए पहली एंट्री देख लेते हैं। देखिए कैश इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका मतलब क्या है कि कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और किसके नाम से आया है, कैपिटल के नाम से आया है, तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। बहुत इजी है, 50,000 से क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, और 50,000 से क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। और नरेशन में आपको पता ही है क्या लिखना है, हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी। तो इसमें क्या आ जाएगा, कैश इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या है। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज, यानी कि आपने माल खरीदा है 10,000 रुपए का, वो भी कैश में। तो ठीक है, कर लेते हैं। सेकेंड एंट्री की बात करें तो माल खरीदा है, तो परचेज क्या होता है हमारा, एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस नॉमिनल नेचर के अंदर डेबिट करे जाते हैं। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश में खरीदा है, तो कैश एक रियल एसेट है, और ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट थी हमारी 10,000 रुपीज की। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब नरेशन के अंदर आप लिख देंगे बीइंग कैश परचेज, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपनी थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री में क्या है, 5 जन को क्या हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 6,000 रुपीज, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए ऊपर वाली एंट्री के अंदर भी परचेज किया गया था और इसमें भी परचेज किया गया है, लेकिन ऊपर लिखा था कैश, लेकिन इसमें क्या लिखा है, नाम। तो जहां भी नाम लिखा होता है या ऑन क्रेडिट लिखा होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है कि भाई हमने ये उधार खरीदा है। यहाँ पे नाम आ गया है, मोहन से हमने उधार माल खरीदा होगा, तो माल तो आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन इस बार कैश नहीं जाने वाला, बल्कि एक नाम को हम क्रेडिट कर देंगे, जो कि हमारा क्या है, मोहन। और नाम को हम क्रेडिट क्यों करेंगे, नाम जो होता है वो पर्सनल नेचर का होता है, और पर्सनल के अंदर हमने देखा था जो रिसीवर होगा उसे डेबिट करेंगे, और जो गिवर होगा उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे गिवर जो है, जो दे रहा है माल, वो है मोहन। तो इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू मोहन हो जाएगा। कितने से हो जाएगा, 6,000 रुपीज से हो जाएगा। तो थर्ड एंट्री देख लेते हैं। थर्ड एंट्री के अंदर क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, टू मोहन, मोहन्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से था, अमाउंट हमारी थी 6,000 रुपीज, ठीक है। तो 6,000 रुपये हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और 6,000 रुपये हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और नरेशन के अंदर हम लिख लेंगे बीइंग कैश परचेज फ्रॉम मोहन। अब देख लेते हैं अपनी फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री के अंदर क्या है, फोर्थ एंट्री में लिखा है ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमने एक बैंक अकाउंट ओपन करा है। तो क्या हुआ होगा, हमारे पास से कैश गया होगा और बैंक हमारा बढ़ गया होगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कितने से है, ये है आपका 10,000 रुपीज से, ठीक है, 10,000 रुपीज से। तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, इस जगह डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक बढ़ जाएगा हमारा, और हमारे पास से कैश चला गया है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा जी, 10,000 रुपीज से डेबिट और क्रेडिट कर देंगे हम। नरेशन के अंदर हम लिख देंगे बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है, बस इतना। अब देख लेते हैं अपनी फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री क्या है, फिफ्थ एंट्री में लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, यानी कि ऑफिस के लिए आपने फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर खरीदा है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर क्या हो जाएगा, आपकी फर्म में आ जाएगा, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रियल है और वो आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, ठीक है ना। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इसमें नाम वगैरह नहीं लिखा है, सीधे अमाउंट लिखा है, तो हम मान के चलेंगे कि ये कैश में ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। यहाँ नाम अगर होता तो हम मान लेते उधार की एंट्री है, लेकिन यहाँ पे सीधे अमाउंट लिखा हुआ है 2,000 रुपए का, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस एंट्री के अंदर क्या हुआ है, ये हमारी 4 एंट्री हो गई थी। अब हम कर लेते हैं अपनी फिफ्थ एंट्री।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू कैश अकाउंट, अमाउंट था हमारा 2000 रुपीज, 2000 से हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन के अंदर हम क्या लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश लिख देंगे, ठीक है, स्पेसिफाइड कर देंगे। अब छठी एंट्री देख लेते हैं। छठी एंट्री क्या है हमारी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि आपने कैश में माल बेचा है 8000 रुपए का, तो यानी कि माल जाएगा, गुड्स जाएगा, तो यानी कि सेल आपकी इनकम होती है, आपने सेल किया है, यहाँ पे सेल आपकी इनकम होती है, तो नॉमिनल नेचर के कारण इसे हम कर देंगे क्रेडिट। सारे इनकम और गेन्स क्रेडिट किए जाते हैं, तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और आपके पास कैश आ जाएगा, क्योंकि माल जाएगा और पैसा आएगा, तो कैश आ रहा है तो ये रियल है, और रियल के अंदर जो चीजें आती हैं उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8000 रुपए से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी एंट्री है ये भी, ठीक है। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और हम लिख देंगे टू सेल अकाउंट, ठीक है जी। कितने से था हमारा अमाउंट, 8000 रुपए से, 8000 रुपीज था, तो हम यहाँ 8000 से इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और 8000 रुपए से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब देख लेते हैं नरेशन। नरेशन के अंदर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीइंग के अंदर, नरेशन के अंदर बीइंग सोल्ड गुड्स, ठीक है, बस फॉर कैश लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इतना ठीक है। तो ये आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, 6 एंट्रीज हो चुकी हैं आपकी। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इसे नोट कर लीजिए। अब अगली एंट्री है आपकी कैश सेल्स, यानी कि इस बार आपने क्या करा है, आपने राम को माल बेचा। देखिए ऊपर आपने सेल में बेचा था तो कैश आया था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हुआ था। इसके अंदर फिर से आपने माल बेचा है, लेकिन राम को बेचा है जो दिल्ली के रहने वाले हैं, 5000 रुपए का। तो इस केस के अंदर माल तो गया है लेकिन कैश नहीं आया, बल्कि एक डेटर आ जाएगा, यानी कि एक एसेट आपकी बढ़ जाएगी। और एसेट के बढ़ने को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो राम्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल हो जाएगा 5000 रुपीज से। 9th एंट्री है आपकी, क्या हो जाएगा, राम्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राम्स अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, और टू सेल अकाउंट, ठीक है, आपने सेल तो कर दिया है लेकिन आपके पास पैसा नहीं आया है। कितना था हमारा, 5000 रुपीज से था, तो यहाँ पे 5000 क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और 5000 क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और नरेशन के अंदर आप क्या लिख दोगे, आप लिख देना बीइंग सोल्ड गुड्स टू राम, इस बार नाम लिख देंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है हमारी, कैश सेल्स, यानी कि आपने कैश में माल बेचा है 3500 रुपए का। तो कैश में माल बेचा है तो क्या हुआ होगा, हुआ ये होगा, आपके पास कैश आ गया होगा। 7 के बाद ये 8वीं एंट्री है, कैश आपके पास आ गया होगा, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, और आपने माल बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा, 3500 रुपए की वैल्यू थी, ठीक है ना, तो 3500 रुपीज क्या हो जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे। नरेशन के अंदर आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये आपकी 8 एंट्री कंप्लीट हो चुकी हैं, देख लीजिए। फिर करते हैं हम अपनी अगली एंट्री। चलिए अगली एंट्री जो है वो देख लेते हैं हम। अगली एंट्री हमारी क्या है, पेड टू मोहन ऑन अकाउंट, यानी कि मोहन को आपने क्या करा है, पेड करा है 3000 रुपए। तो इसमें हुआ क्या होगा, मोहन जो रिसीवर है उसे डेबिट कर देंगे, क्योंकि रियल पर्सन है, ठीक है ना, नेचुरल पर्सन है, डेबिट कर देंगे, और आपके पास से पैसा चला जाएगा 3000 रुपए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, 8 एंट्री हमारी हो चुकी थी, ये 9th एंट्री है। आपके पास से कैश जाएगा और मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मोहन रिसीवर है, ठीक है ना। तो मोहन्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और हम यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने से हो जाएगा जी, 3000 रुपीज से हो जाने वाला है। नरेशन के अंदर हम क्या लिख देंगे, बीइंग पेड टू मोहन, ठीक है, बस इतना लिख देना, काम चल जाएगा। 9th एंट्री आपकी हो चुकी है। अब देख लेते हैं 10th एंट्री क्या है, राम रिटर्न्स गुड
कॉस्टिंग 500, यानी कि राम ने माल हमें वापस करा है 500 रुपए का। देखो पीछे हमने राम को जो है माल बेचा था, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू राम, 5000 रुपए का माल बेचा था, लेकिन इस एंट्री में क्या लिखा है कि राम ने हमें 500 रुपए का माल वापस कर दिया है। तो जब हमने माल बेचा था तो उस समय जनरल एंट्री क्या बनाई होगी, हमने राम को डेबिट किया होगा, ठीक है ना, राम डेबिट टू सेल किया होगा, लेकिन इस बार माल क्या हो गया है, वापस आया है, तो इसीलिए माल वापस आने को हम क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न बोलते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कर देंगे हम राम, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू हम क्या लिख देंगे, राम। राम को पहले हमने डेबिट करा था, रिसीवर था, अब ये गिवर है, तो इसलिए राम्स के अकाउंट को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। कितने से करेंगे, 500 रुपए का माल वापस आया है, तो 500 रुपए से हम क्या कर देंगे, इसे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। नरेशन के अंदर आप लिख सकते हो बीइंग सेल्स रिटर्न फ्रॉम राम, इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है आपकी 10th एंट्री। अब देख लेते हैं 11th एंट्री और लास्ट एंट्री, सॉरी सेकंड लास्ट है। पेड सैलरी, सैलरी पेड करी है आपने कितनी, 9000 रुपीज की। तो ये तो बहुत इजी है, आपने किसी को सैलरी दी है, सैलरी एक एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। आपकी कितनी एंट्री हो चुकी है, 10 एंट्री हो चुकी है, ये 11वीं एंट्री होगी आपकी। 11वीं एंट्री क्या होगी, आपने क्या दिया है, सैलरी दिया है। सैलरी क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस नॉमिनल नेचर का होता है, इसीलिए हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट हो जाता है आपका डेबिट टू, आपके पास से कैश चला गया होगा तो टू कैश अकाउंट कर देंगे। जो अमाउंट था हमारा 9000 रुपीज़ का था, तो इसके अंदर हम 9000 रुपये क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और 9000 रुपये क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी हो जाती है कंप्लीट विद नरेशन। नरेशन में आप क्या लिखोगे, बीइंग सैलरी पेड, बस किस्सा खत्म, ठीक है ना। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिखना लेकिन ज़रूरी होता है, मार्क्स कटते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अपनी लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री क्या कह रही है जी, रिजेक्ट, यानी कि रिजेक्ट कर दिया है और रिटर्न करा है 10% गुड्स सप्लाइड बाय मोहन, ठीक है। यानी कि मोहन से हमने पहले ट्रांजेक्शन करी थी, इस बार रिटर्न हुआ है माल, ठीक है, मोहन से। तो मोहन की एंट्री देख लेते हैं पहले हम, मोहन 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 मोहन, ये रहा, ठीक है। हमने माल खरीदा था 6000 रुपए का, ठीक है, किससे खरीदा था, मोहन से खरीदा था। इस बार हमने मोहन को माल वापस कर दिया है 10%, ठीक है ना। तो 6000 का 10% कितना हो जाएगा, 600 रुपए का माल आपने वापस कर दिया होगा। तो पहले आप ये सोचो कि जब आपने खरीदा था तो एंट्री क्या करी थी, एंट्री आपने करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्योंकि नाम आ रहा है, ठीक है। तो आपने मोहन को क्या करा होगा, क्रेडिट करा होगा। इस बार क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न है, परचेज को आपने पहले डेबिट करा था, तो आप परचेज रिटर्न को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, टू मोहन कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, परचेज को पिछली बार आपने क्या करा था, डेबिट करा था, तो इस बार वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, लेकिन परचेज रिटर्न के नाम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोहन क्या को हम क्या कर देंगे, मोहन रिसीवर हो जाएगा, ठीक है, मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। और टू परचेज रिटर्न कर देंगे हम, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यहाँ रिटर्न पूरा आएगा, ठीक है। रिटर्न अकाउंट कितने से हो जाएगा, 600 रुपये से हो जाएगा, 10% बोला है ना उसने। तो इसमें हम क्या कितने से कर देंगे, 600 रुपये से इसे क्या कर देंगे हम, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो सप्लायर था, हमने माल वापस कर दिया सप्लायर को, ठीक है। नरेशन आप लिख लेना, बीइंग परचेज रिटर्न टू मोहन, इस तरीके से ये आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है जी, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सतीश नोएडा यूपी। यानी कि जो ट्रांजैक्शन दी गई है किसकी है, ये सतीश की है, जो कि यूपी में नोएडा में रहते हैं। चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, हमें जनरल सीखनी है, चाहे किसी की भी हो, ठीक है। तो पहली एंट्री पढ़ते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000 रुपीज, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया है 40,000 रुपए से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले आपकी बिजनेस के अंदर कैश आ गया होगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जब भी कैश इंट्रोड्यूस करा जाता है तो दूसरा वर्ड क्या होता है, कैपिटल होता है, और उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बहुत बार बता चुका हूँ, इसीलिए अब नहीं बता रहा, ठीक है। पहली एंट्री सेम रहती है, कैश अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा जी, 40,000 रुपए से हो जाएगा। नरेशन आप लोग लिख लेना जरूर, ठीक है। सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या लिखा है जी, ओपन बैंक अकाउंट बाय चेक, यानी कि चेक के द्वारा अपने बैंक अकाउंट को ओपन करा है फ्रॉम सेविंग अकाउंट। कोई बात नहीं, इसका मतलब क्या है, यानी कि आपने चेक दिया होगा और एक बैंक अकाउंट ओपन करा है ऑफिशियल यूज के लिए। तो यहाँ पे बस पिछली बार कैश इंट्रोड्यूस किया था, इस बार क्या हो जाएगा, आपका बैंक बढ़ जाएगा क्योंकि आपने चेक दिया है। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू हम फिर से क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, टू कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट था हमारा जहां तक मुझे याद है 60,000 रुपए, ठीक है ना। तो 60,000 रुपए से आपका क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। नरेशन लिख लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी सेकेंड एंट्री हो जाती है कंप्लीट, इसे नोट कीजिए। अब देख लेते हैं अपनी थर्ड एंट्री, ठीक है ना। थर्ड एंट्री में क्या लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सिंह एंड कंपनी दिल्ली, यानी कि आपने माल खरीदा है किससे, MS सिंह एंड कंपनी से खरीदा है, 20,000 रुपए का माल खरीदा है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे नाम आ रहा है, किसी भी कंपनी का नाम आता है या ऑन क्रेडिट लिखा होता है तो ये माना जाता है कि वो उधार की एंट्री है, यानी कि माल तो आ जाएगा लेकिन आपके पास से कुछ नहीं जाएगा, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू MS सिंह एंड कंपनी, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, ठीक है ना, 20,000 रुपए। तो ये आपकी थर्ड एंट्री हो जाने वाली है। आपके पास माल आ जाएगा, यानी कि आप क्या लिख दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू MS सिंह एंड कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है ना। और अमाउंट हमारा कितना था, अमाउंट देख लेते हैं एक बार। MS सिंह एंड कंपनी से हमने खरीदा था 20,000 रुपए का, ठीक है। तो 20,000 रुपए क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे और 20,000 रुपए यहाँ क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। नरेशन में आप लिख लेना कि आपने माल खरीदा है, किससे खरीदा है, MS सिंह एंड कंपनी से खरीदा है। अब अगला देख लेते हैं क्या लिखा है, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल बाय चेक। आपने फिर से क्या करा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है लेकिन चेक से किया है, ठीक है ना। तो 5,000 रुपए आपके बढ़ गए होंगे। तो यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर से अगेन वही एंट्री बन जाती है आपकी, आपने चेक से करा है तो आपका बैंक बढ़ जाएगा, यानी कि आप लिख दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एडिशनल कैपिटल, ठीक है, टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अमाउंट आप लिख लेंगे इसके अंदर कितनी, चेक से कराया आपने 5,000 रुपए का, ठीक है। 5,000 रुपए यहाँ क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे और 5,000 रुपए यहाँ क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देना आप कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। ये हो गया आपकी एंट्री। अब अगली देख लेते हैं, परचेज कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर खरीदा है अगेंस्ट चेक फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट नोएडा। जब यहाँ पे चेक लिख दिया है तो नाम तो चाहे कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा बैंक कम हो जाएगा जब हम चेक काट करके देंगे। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक, बैंक हमारा कम हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, 15,000 रुपए से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 एंट्री आपकी हो चुकी है। अब देख लेते हैं 5वीं एंट्री। कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और आपके पास से चेक गया था तो इसका मतलब ये है कि बैंक आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट कर देंगे, कितने से, 15,000 रुपये डेबिट हो जाएंगे और 15,000 रुपये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। बीइंग में आप लिख लेना परचेज कंप्यूटर। अब देख लेते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री में लिखा है पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प, यानी कि पोस्टेज स्टैम्प आपने क्या करा है, खरीदा होगा, उसके लिए आपने पेड करा है कितना, 150, ठीक है, 150 रुपये। ये आपका एक एक्सपेंस हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, तो इसे डेबिट कर देंगे, यानी कि पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश हो जाएगा, कितने से, 150 रुपये से, ठीक है ना। तो फोर्थ एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, पेमेंट आपने कर दी है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, 150 से हो जाएगा, 150 रुपए से। नरेशन में आप लिख देना। अब अगली एंट्री देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि माल आपने बेचा है, कैश में बेचा है
4,000 रुपए का। तो माल आपने बेचा है तो क्या हुआ होगा भाई, कैश आपके पास आ गया होगा, कैश में बेचा है आपने, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और आपने माल बेचा है तो टू सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी थी, 4,000 रुपये, ठीक है। तो 4,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और 4,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे आपके, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी हो जाती है कंप्लीट, ठीक है ना। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, माल बेचा है आपने, कैश आ जाएगा, और आपकी सेल एक इनकम होती है, इनकम यानी कि नॉमिनल, यानी कि वो क्रेडिट कर दी जाएगी टू सेल अकाउंट करके 4,000 रुपीज़। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री में क्या लिखा है जी, अगली एंट्री में लिखा है सोल्ड गुड्स टू MS शारदा एंड कंपनी। 10,000 रुपये का माल बेचा है। यहाँ नाम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि माल तो गया होगा लेकिन हमारे पास कुछ नहीं आया है, लेकिन एक डेटर आ गए जिनका नाम क्या है, MS शारदा एंड कंपनी। तो MS शारदा एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे, और माल चला गया है तो टू सेल अकाउंट कर देंगे 10,000 रुपये से, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस एंट्री को। ये 6th एंट्री होगी अपनी। आपके पास कुछ नहीं आया है तो एक डेटर का नाम आ गया है, तो MS शारदा एंड कंपनी जो रिसीवर है, ठीक है, शारदा एंड कंपनी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू, आपने माल बेच दिया है तो टू सेल अकाउंट, आपकी इनकम तो हो गई ना। अब इसकी अमाउंट कितनी थी, 10,000 रुपये की थी, तो 10,000 रुपये हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और 10,000 रुपये हम क्रेडिट कर देंगे, और इसकी नरेशन आप लिख लेंगे। तो इसीलिए अब मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, क्योंकि अब आप मैच्योर हो चुके हो, चीज़ों को जल्दी समझ सकते हो, तो आप इसे देखते रहिए, किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको दोबारा ज़रूर बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। 6 एंट्री आपकी हो चुकी है। अब देख लेते हैं अपनी 7th एंट्री। 7th एंट्री के अंदर क्या है जी, 7th एंट्री के अंदर है पेड द ड्यू अमाउंट टू MS शारदा एंड S सिंह एंड कंपनी, सॉरी, ठीक है, आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट 400, ठीक है। यानी कि अब हम पेड कर रहे हैं किसको, सिंह एंड कंपनी को। देखिए ऊपर एक ट्रांजेक्शन करी थी हमने, माल खरीदा था MS सिंह एंड कंपनी से, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया था, और जो गिवर था यानी कि सिंह कंपनी, उसे हमने क्रेडिट करा था कितने से, 20,000 रुपये से। लेकिन अब यही पैसा हम चुका रहे हैं, तो चुका रहे हैं यानी कि पेमेंट हम कर रहे होंगे, लेकिन इसके बदले में हमें 400 रुपये का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो आप ध्यान दीजिए कि माल कितने का खरीदा था आपने, 20,000 रुपये का, 400 रुपये इसमें से क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो यानी कि पेमेंट आपने एक्चुअल में कितनी करी होगी, 19,600 रुपये की करी होगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज करते हैं। 7th एंट्री है आपकी, इसके अंदर हुआ क्या था, आपने पेमेंट करी है, यानी कि कैश तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारे पास से जा रहा है। लेकिन नाम पिछली बार हमने क्रेडिट करता है, इस बार क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रिसीवर कौन होगा, MS सिंह एंड कंपनी, ठीक है, MS सिंह एंड कंपनी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और कितने से डेबिट करेंगे पता है, ये करेंगे पूरे 20,000 रुपये से। अब आप कहोगे क्यों, पीछे तो डिस्काउंट भी था, तो डिस्काउंट तो हमारा फायदा था ना, वो हमने नहीं दिया था, ठीक है ना, तो वो उसे हम क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। लेकिन इसका जो खाता पूरा क्लोज होगा, वो क्लोज होगा 20,000 रुपये से। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट की एंट्री हो जाएगी, टू कैश अकाउंट, और इसके साथ साथ हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो 400 रुपये का आपका क्या था, डिस्काउंट था, और बैलेंस आपने कितना पेड करा था, 19,600, क्योंकि 400 रुपये का आपको क्या मिल गया था, डिस्काउंट मिल गया था। नरेशन आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्लोज हो जाता है इनका खाता, किसका, MS सिंह एंड कंपनी का। ये जनरलाइज हो चुकी है, कोई डाउट हो तो देख लेना, आप कर देना कमेंट, ठीक है। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। तो चलिए अब देखते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है, सोल्ड गुड्स टू MS रॉय एंड कंपनी कोलकाता, ठीक है, यानी कि आपने माल बेचा है MS रॉय एंड कंपनी को, ठीक है ना। कितने का माल बेचा है, 5600 रुपये का माल बेचा है। तो देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कुछ नहीं आया होगा, माल गया है और एक डेटर का नाम आ गया रॉय एंड कंपनी, ठीक है ना। कितना था, 5600 रुपये। तो चलिए इसको जनरलाइज करते हैं। आपकी 7 एंट्री हो चुकी थी, या 8वीं एंट्री होगी, ठीक है।
8वीं एंट्री लिख देते हैं, हमने माल बेचा है, ठीक है ना, सेल करा है, किसको करा है, MS रॉय एंड कंपनी को, ठीक है, रॉय एंड कंपनी, जो नाम होगा वो ये नाम आ जाएगा। इसके बाद में आपके पास से सेल तो हो चुकी है ना, तो टू सेल अकाउंट हम कर देंगे कितने से, 5600 रुपये से। 5600 रुपये का माल बेचा था, 5600 रुपये हम इसके अंदर लिख देने वाले हैं, नरेशन में आप लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाती है आपकी एंट्री। चलिए आप देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम MS शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम 11,000 रुपीज। यानी कि MS शारदा एंड कंपनी के हमारे 11,000 रुपये आ रहे थे, लेकिन फुल सेटलमेंट किया गया है और हमें एक चेक रिसीव्ड हो गया है। तो MS शारदा एंड कंपनी से हमारी जो ट्रांजेक्शन हुई थी कितने की हुई थी, 10,000 रुपये की हुई थी। तो इसके ऊपर जो एंट्री थी आप इसे देखेंगे, अमाउंट जो ड्यू हो रहा था हमारा कितना हो रहा था, 10,000 रुपये का हो रहा था, और उसी से फुल सेटलमेंट किया गया है। यानी कि हमारे 11,000 रुपये आ रहे थे, लेकिन दिए होंगे उसने कितने, 10,000 रुपये दिए होंगे। तो इस केस के अंदर हम क्या एंट्री करने वाले हैं, 9th एंट्री जो आपकी बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। आपको चेक रिसीव्ड हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे हुआ है, MS शारदा एंड कंपनी, ठीक है, शारदा एंड कंपनी। आप अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 10,000 रुपये, 11,000 की जगह, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हुआ है फुल सेटलमेंट, ठीक है ना। तो 11,000 का ड्यू था, लेकिन आपको रिसीव्ड कितना हुआ है, 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन था। अब देख लेते हैं जरा अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना है, 1,000 रुपीज आपने पेड करा है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो इसकी एंट्री कैसे बन जाएगी, 10th एंट्री। देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो क्या है, एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने के कारण ये नॉमिनल नेचर का है, और नॉमिनल नेचर के अंदर हम सारे एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना था, 1,000 रुपीज़ का था, और आपने पेड किया है, तो सीधी सी बात है कि आपने क्या दिया होगा, कैश दिया होगा। तो टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 1,000 रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में आप लिख लेंगे बीइंग पेड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये आपकी जनरल एंट्री हो जाती है इसकी कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। 10 एंट्री आपकी हो चुकी हैं। 11th एंट्री देख लेते हैं। 11th एंट्री में क्या लिखा है, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक। यानी कि बिल्डिंग का आपने रेंट दे दिया है, पेड कर दिया है, लेकिन हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। तो इस तरह की एंट्री हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि एक बिल्डिंग है, उसी में ऑफिस भी है और उसी में उसका घर भी है, यानी कि उसका पर्सनल रेजिडेंस भी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, अमाउंट जो है हमारा कितने का है, 5,000 रुपये का है। चलिए देखते हैं इस एंट्री को। 10 एंट्री हो चुकी थी, अभी हमारी 11वीं एंट्री होगी। पहली चीज, रेंट जो होता है वो क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है ना। अब आपने पैसे जो दिए हैं टोटल, वो कितने दिए हैं, वो दिए हैं आपने चेक दिया था आई थिंक। अगर आपने चेक दिया है तो बैंक को हम क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, ना कि कैश को। तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। बैंक से हमारे कितने कट जाएंगे, बैंक से हमारे कट जाएंगे 5,000 रुपये, क्योंकि 5,000 रुपये की पेमेंट तो हमने कर दी है। लेकिन उसके अंदर आधा जाएगा रेंट अकाउंट के अंदर और आधा जाएगा हमारा ड्राइंग के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये उसका पर्सनल यूज है, और पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग को भी हम डेबिट करने वाले हैं इस जगह पर। अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगा 5,000 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा, 2,500 यहाँ आएगा और 2,500 यहाँ आने वाला है। तो इस तरीके से ये एंट्री आपकी हो जाती है कंप्लीट। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई हमने पूरी बिल्डिंग का रेंट दिया है, तो रेंट दिया है, चेक से दिया है, तो बैंक से तो मेरे कट गए 5,000 रुपये। लेकिन हम जो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग करते हैं वो करते हैं किस चीज़ की, बिजनेस की। लेकिन बिजनेस के अंदर जो रेंट जा रहा था वो कितना जा रहा था, 2,500 रुपये, और बाकी के जो 2,500 थे वो तो उसके पर्सनल घर का यूज़ था ना। तो घर का यूज़ था, इसके लिए हमने क्या कर दिया, उसे ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कराया 2,500 रुपये, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन था। अब देख लेते हैं अपनी लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री में क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3,500, यानी कि यहाँ भी ड्राइंग हो रही है, पैसा निकाला गया है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से, 3,500 रुपये से कर देंगे। और टू
कैश अकाउंट करेंगे हम क्रेडिट कितने से, 3500 रुपये से। बीइंग में आप लिख सकते हो, सॉरी नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग ड्राइंग मैड। इस तरीके से आपकी ये जर्नल एंट्रीज हो जाती है कंप्लीट। आपका क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये जर्नल एंट्रीज समझ में आई होंगी। अगर समझ में अच्छे से आ गई हैं, आपके लिए हेल्पफुल रही थी, तो आप अपने इस YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया से बने रहिए। और अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही रखने वाले हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।